अस्सलाम स्टूडेंट्स, CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ में आगाज़ करते हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस का। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है। देखें, जो मैंने आपसे प्लान डिस्कस किया था उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान ये था हमारे पास कि CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ काफ़ी एक लेंथी सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। बच्चा जो फंसता है इसके अंदर वो इसको कवरेज, इसकी कोर्स की कवरेज में फंसता है, सही है। तो इसके लिए किताब हमने कॉम्प्रिहेंसिव किताब बना ली जिससे बच्चों को लिंकिंग समझ में आ जाए कि लॉ आपस में लिंक कैसे होता है। ड्राफ्टिंग का बड़ा मसला था, तो हमारे पास जितनी पास पेपर्स है उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग, आईकेप का आंसर नहीं, खुद लॉ क्या कहता है, आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है, ताकि ओपन बुक पॉलिसी में जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं उसका बच्चा फ़ायदा उठा सके। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ये स्मार्ट क्लासेस, सही है, कि स्मार्ट क्लासेस से CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ मतलब पेपर से एक दिन पहले भी पूरा लेक्चर्स की सूरत में रिवाइज हो सकता है, सही है। तो ये एक एजेंडा है पूरा इसके पीछे, ये एक रैशनल है कि किसी तरीके से बच्चा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को, एक लेंथी चीज़ को बड़े ही अच्छे समराइज्ड वे में उसको कर ले। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हमारी कवरेज 100% होगी। अच्छा, हम ऑलरेडी 100% कवरेज कर चुके हैं अपने इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के लेक्चर की, लेकिन स्मार्ट लेक्चर में हमारी कवरेज अगेन 100% होगी, लेकिन एक कम टाइम में होगी। इसके अंदर एक एफिशिएंसी है इस चीज़ को तैयार करने में, हैंडल्स को तैयार करने में, लेक्चर डिलीवर करने में पीछे मेरी बहुत मेहनत है, और उसके साथ साथ पीछे जो हमारा एक इदारा है उसकी काफ़ी मेहनत है। उन सारी मेहनत की वजह से टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा और आपका टाइम सेव होगा। स्टार्ट करते हैं हम इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस से। हमारे पास एक ग्रेड है जिसके अंदर हमारे पास इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड चीज़ें शामिल है। इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए सबसे पहले आप ये समझ लें कि इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो दो चीज़ों में बाइफरकेट हुआ है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, सही है। हमारे पास जो लाइफ इंश्योरेंस होगा ना वो क्या होता है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस वो चीज़ होती है जो नॉर्मली मरने पे आपको पेमेंट मिलेगी, सही है। और नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 1 साल से ज़्यादा होता है, लेकिन लॉ खुद ये कहता है कि ज़रूरी नहीं कि मरने पे पेमेंट मिले और 1 साल के बाद, 1 साल के ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बेसिक सी एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मैं ये कहता हूँ यार मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, ठीक है, मैं इंश्योरेंस प्रीमियम लेता हूँ, ठीक है, मैं हर साल हर महीने इंश्योरेंस वालों को कुछ पैसे जमा करूँगा कि कल को खुदा ना खास्ता मर जाऊँ तो मेरे फैमिली मेंबर्स को यार तुम क्या कहते हैं एक लमसम अमाउंट पे कर देना। तो वो आपको ये बोलेंगे ठीक है तुम मुझे प्रीमियम जमा कराते रहो और जैसे तुम मरोगे तो तुम्हारी फैमिली को मैं एक लमसम अमाउंट 50 लाख 80 लाख 70 लाख की अमाउंट तुम्हें पे कर दूंगा। ये हमारे पास कहलाता है ऑर्डिनरी लाइफ बिजनेस, जो एक नॉर्मली हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस होता है। सेकंड चीज हमारे पास होती है कैपिटल रिडेम्पशन बिजनेस। ये कैपिटल रिडेम्पशन बिजनेस ये मोर और लेस इन्वेस्टमेंट टाइप ही होती है हमारे से, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स होता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपने 100 रुपए का यूनिट खरीद लिया, सही है, उसके बाद आपने बेच दिया, फिर आपने मजीद यूनिट्स खरीद लिए, ये सारे काम आप करते रहे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये चीज होगी कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करेंगे, इंश्योरेंस वाला आगे के इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड वाला मैंडेटरी आपके ऊपर फंड मैनेजर जो होगा वो आपको पकड़ के नहीं बैठेगा कि यार इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे आपने हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, प्यारे बच्चों समझ आ रही है बात। यहाँ पे आपने हर महीने इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, वो पैसा आपका आगे जाके इन्वेस्ट होता रहेगा और उसके बेसिस मरने पे, रिटायरमेंट पे कभी ना कभी आपको वो सारा का सारा अमाउंट आपको रिम्बर्स होकर मिल जाएगा। तीसरी चीज हमारे पास होती है पेंशन फंड बिजनेस, सही है। जिस तरह मेरे पास आप एक गवर्नमेंट इदारे में काम करते हो, जब गवर्नमेंट इदारे में काम करते हो, गवर्नमेंट इदारा आपको कहता है कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपके रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको 50,000 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी आपको मिलती रहेगी, पेंशन फंड होता है। सेम चीज यहां पे लाइफ इंश्योरेंस वाले भी आपको यही चीज प्रोवाइड करते हैं। वो आपसे कहता है कि यार ठीक है, आप मुझे हर महीने आप माशाल्लाह इतने कमा रहे हो, 15 लाख 20 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, तो आप 1,50,000 70,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दो। जब आप रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद मैं आपको हर महीने 4 लाख 5-5 लाख रुपए देता रहूंगा जब तक आप मर नहीं जाते। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, मेरे पास अभी इतने कमा रहा हूँ, पैसे ऐसे ही पड़े, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ, इससे अच्छा है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर देता हूँ। और जहाँ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करूंगा तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा, मुझे सारा मेरा इंश्योरेंस का पैसा वापस से मिलता रहेगा। आप समझ रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, सही है। और ये सारे पैसे कब मिल रहे हैं, रिटायरमेंट पे मिल रहे हैं, मरने पे मिल रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास आखिरी चीज़ है एक्सीडेंट एंड हेल्थ बिजनेस। एक्सीडेंट एंड हेल्थ बिजनेस नॉर्मली आपको नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी दिखेगा और यहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे एक्सीडेंट एंड हेल्थ बिजनेस का मतलब ये है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और 500,000 रुपये का खर्चा हो गया, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस ही है, सही है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और 500,000 रुपये का खर्चा हो गया, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और खुदा ना खास्ता मेरा हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, और चूंकि काम नहीं कर पा रहा हूं मेरा लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बेड रेस्ट पे चला गया 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चला गया, जिसकी वजह से मैं अपने काम नहीं कर सका, वो जो लॉस हो रहा है उसकी जो क्या कहते हैं रिम्बर्समेंट होगी, वो आपके पास कहलाती है लाइफ इंश्योरेंस, सही। तो नॉर्मली ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1 साल से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और यहां पे नॉर्मली एक इवेंट के ऊपर ये पेमेंट मिलती है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारे पास दूसरी चीज है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। जो हमारे पास नॉर्मली हादसा वगैरह होते हैं ना, आग ना लग जाए, फायर इंश्योरेंस करवा लो, प्रॉपर्टी खरीदी है डैमेज ना हो जाए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करा दो, गाड़ी ली है इंश्योरेंस करवा दो, माल मंगवाया है चाइना से इंश्योरेंस कर, ये जितनी भी मरीन, एविएशन, मेडिकल, ट्रैवलिंग, गाड़ी, बाइक,
ये जितनी भी इंश्योरेंस आपके पास कहलाती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहलाती है। नॉर्मली आप फर्म वगैरह में काम करते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो आपका एम्प्लॉयर भी आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा होता है और वो उसका आप देखेंगे वो इंश्योरेंस टर्म 1 साल का ही होता है। सही है, आप कहते हो सर 5 साल का प्रोवाइड करा देना, 5 साल का प्रोवाइड करा नहीं सकते बिकॉज नॉन लाइफ की नॉर्मली एक टर्म ये होती है कि जी जो इंश्योरेंस होती है ना वो 1 साल से ज्यादा की नहीं होती। ठीक है, तो आपने 1 साल के फायर एंड प्रॉपर्टी डैमेज बिजनेस करा दिया, आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपने आपके पास फॉर एग्जाम्पल मरीन एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, आपने उसकी इंश्योरेंस करवा ली। आपने एक्सीडेंट एंड हेल्थ बिजनेस, यहाँ पे भी आ रहा था वहां पे भी आ रहा था, फर्क समझ में आ जाना चाहिए। सही है, इसी तरीके से आपने मोटरसाइकिल की, आपने क्या कहते हैं, कोई आपने मोटरसाइकिल है ट्रांसपोर्ट व्हीकल से आपने उसकी इंश्योरेंस करवा ली कि कल को फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी चोरी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप जो नॉर्मली 1 साल का एग्रीमेंट होता है। ये हमारे पास कहलाते हैं प्यारे बच्चों नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सर बिजनेस तो बड़ा ज़बरदस्त है। सही है, पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो कि सोचते होंगे यार कल को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, क्या करेंगे, पीछे फैमिली क्या करेगी। तो चल आइए सर एक काम करते हैं, मैं और आप बैठ के इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं। जहाँ मैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं और आप इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस का पहला सेक्शन आपके ऊपर नाजिल हो जाएगा और वो आपसे कहेगा एलिजिबिलिटी। सही है, वो पहली चीज़ आपसे कहेगा एलिजिबिलिटी। क्या मतलब कि क्या आप इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है? इंश्योरेंस बिजनेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन 2 पर्सन। सही, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कराएगा और जो दूसरा पर्सन होगा वो पहले पर्सन को बोलेगा कि जी अगर ये हो गया, अगर ये इवेंट हो गया, अगर ये एक्सीडेंट हो गया, अगर ये मसला हो गया तो मैं आपको ये सारी की सारी चीजें रिम्बर्स कर दूंगा। अगर आप मर गए तो मैं आपको लमसम इतनी अमाउंट पे कर दूंगा। आप जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी इतनी वैल्यू जमा हो गई, अगर आप मर जाओगे तो इस वैल्यू का मैं आपको इतना परसेंट आपको रिम्बर्स कर दूंगा, आपको वापस दे दूंगा, आपके फैमिली को दे दूंगा, आपके बेनिफिशियरी को दे दूंगा। ये एक इंश्योरेंस बिजनेस है। अगर एज अ मैन और आपने ये इंश्योरेंस बिजनेस में दाखिल होना है, करना है, तो यहां पे लॉ का सबसे पहला सेक्शन जो नाजिल हो जाएगा वो एलिजिबिलिटी का हो जाएगा। सही है, एलिजिबिलिटी का हो जाएगा। एलिजिबिलिटी के सेक्शन में सबसे पहली बात क्या करेगा, सबसे पहली बात ये करेगा कि आपसे कहेगा कि जी क्या आप इस बिजनेस के लिए एलिजिबल है। थोड़ा कॉमन से इस्तेमाल करिएगा, यहां पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। सही है, पब्लिक को कुछ बेचा नहीं जा रहा है, यहां पे पैसों की लेन देन हो रही है। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो ये है कि यहां पे पैसों की लेन देन हो रही है। सही है, पैसों की लेन देन हो रही है। तो जब पैसों की लेन देन हो रही है, पब्लिक से पैसों की लेन देन हो रही है, तो यहां पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया वो ये है कि मैं और आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, यहां पे एक पब्लिक कंपनी का होना लाजमी है। तो यहां पे मैं और आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं और आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। मुझे और आपको एक पब्लिक कंपनी बनाना लाजमी होगी या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो ऑलरेडी किसी कानून के तहत बनी हुई है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो थी पहले, वो जितनी भी थी वो PIC एक्ट के तहत बनी हुई थी, वो अपने कानून के तहत बनी हुई थी। तो या तो पब्लिक कंपनी होना जरूरी है या एक बॉडी कॉर्पोरेट आपका होना जरूरी है। उसके बगैर मैं और आप बैठ के एक इश्तिहार लगा के ये नहीं कह सकते कि IG पैसा दे हमें, हम आपके मरने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स को पैसे देंगे। ये बिजनेस मैं और आप नहीं कर सकते। मुझे और आपको ये बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे और आपको ये बिजनेस करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करना होगा। वो क्राइटेरिया ये है कि एक पब्लिक कंपनी का होना लाजमी है। तो जी पहला काम ये हो गया कि IG एक पब्लिक कंपनी बनाते हैं। पब्लिक कंपनी बन गई। अब ये पब्लिक कंपनी, अब जो ये पब्लिक कंपनी है, अब इसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज पर्सन या इस पब्लिक कंपनी का कोई बंदा अब किसके पास जाएगा। अब देखिए कंपनी तो बन गई है लेकिन इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए लाइसेंस का होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। सही है, तो यहां पे आप जाएंगे, किसके पास जाएंगे, यहां पे आप SSP के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। उससे आप कहेंगे बखिदमत जनाब SSP साहब, बखिदमत जनाब कमिश्नर साहब, मैं जो है ये एलिजिबल पर्सन हूं, मैं एक पब्लिक कंपनी हूं और मैं जो हूं इंश्योरेंस का बिजनेस करने जाता हूं। मैंने आपका सेक्शन पढ़ा, उस सेक्शन में था कि जी पब्लिक कंपनी का होना जरूरी है। मैं अब एक पब्लिक कंपनी हूं और मैं एक बिजनेस करना चाह रहा हूं इंश्योरेंस बिजनेस का। वो आपसे कहेगा जो आप बात कर रहे हैं इसको एप्लीकेशन की फॉर्म में लेके आ जाए। सही है, जब आप SSP के पास जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप लिफाफा लेके जाएंगे। लिफाफे में क्या होगा, लिफाफे में एक अदद एप्लीकेशन होगी जिसमें आप बता देंगे जी ये एक पब्लिक कंपनी है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में इंश्योरेंस का बिजनेस करने जा रही है। तो चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो, आपको एक अदद एप्लीकेशन कमीशन के पास लेके जानी होगी। ये जो एप्लीकेशन होगी या तो ये इंग्लिश अंग्रेजी जबान में हो या ये उर्दू जबान में हो। और इस एप्लीकेशन को साइन कौन करेगा, जो एलिजिबल पर्सन है उसके बिहाफ पे एक ऑथराइज पर्सन, बिकॉज एलिजिबल पर्सन तो साइन नहीं कर सकता ना। सही है, पब्लिक कंपनी कैसे साइन कर ली होगी। तो जब एप्लीकेशन जब एक शख्स लेके जा रहा होगा तो जो ऑथराइज पर्सन होगा, इस एलिजिबल पर्सन पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे, दैट कुड बी CFO, दैट कुड बी कंपनी सेक्रेटरी, दैट कुड बी CEO, दैट कुड बी डायरेक्टर, वो उसके बिहाफ पे इस एप्लीकेशन पे साइन करेगा, जो कि अंग्रेजी जबान में भी हो सकता है, उर्दू जबान में भी हो सकता है। अब जो एप्लीकेशन है इसके साथ हम 3 चीजें निकालते हैं प्यारे बच्चों। सही है, एप्लीकेशन में कुछ चीजें कंटेन होनी चाहिए, कुछ चीजें एक्कम्पनीड होनी चाहिए और कुछ चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई आपकी कंपनी का नाम क्या है, लेट्स से एज मे बी प्रिस्क्राइब जहां पे क्या हुआ है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है।
accompanied, एप्लीकेशन के साथ कुछ मजीद डॉक्यूमेंट्स लगे हुए होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाएंगे? वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रिपोर्ट्स भी हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं, वो कोई और मैटर भी हो सकता है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा प्यारे बच्चों? इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड होगा प्लान फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कंप्लायंस बाय द इंश्योरर विद द पेड अप कैपिटल एंड द सॉल्वेंसी लेवल, जो आगे जाके हमें पार्ट्स में बताए गए। सही है, तो 3 चीजें याद रखिएगा। एप्लीकेशन जो है किस जबान में होगी, एप्लीकेशन जो है उसको कौन साइन करेगा, एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीजें इंक्लूड होंगी, कुछ चीजें अकॉम्पनीड होगी और कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे कंटेन होंगी। सही है, 2-3 पॉइंट्स है जो कि एप्लीकेशन के साथ हमारे पास शामिल होंगे। यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है एप्लीकेशन शैल इंक्लूड एंड कंटेन सच इंफॉर्मेशन, यहां पे लॉ ने हमें कुछ इंफॉर्मेशन बता दी है। यहां पे जो आपके पास लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन शैल इंक्लूड और अकॉम्पनीड, सही है, इंक्लूड और अकॉम्पनीड, इसके ऊपर लॉ ने थोड़ी बहुत वजाहत हमें कर दी है कि ये चीजें कुछ ऐसी है जो कि इंक्लूड और अकॉम्पनीड होनी चाहिए। और वो भी किस केस में बताइए? वो भी हमें बताइए लाइफ इंश्योरेंस के केस में बताइए प्यारे बच्चों। सही है, सबसे पहली चीज बताइए कि इन्वेस्टमेंट टू विच द पॉलिसी इज लिंक्ड, आप जो पैसा लेंगे पॉलिसी होल्डर से उसको किस इन्वेस्टमेंट के साथ आप लिंक करेंगे? टी-बिल्स में करेंगे, इक्विटी मार्केट में करेंगे, मनी मार्केट में करेंगे, किस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, ये आप हमें इंफॉर्मेशन दें। और ये जो आप कह रहे हैं कि महीने के इतना इतना प्रीमियम जमा करा दो और फिर मैं आपको 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप मर जाओगे तो आपको इतने पैसे जमा कराऊंगा, तो ये जो आप डिटरमाइन कर रहे हो सारी चीजें, बेसिस ऑन विच द बेनिफिट पेबल अंडर द पॉलिसी डिटरमाइन, ये किस बेसिस पर आप डिटरमाइन कर रहे हो? थोड़ा बहुत ये बता दो भाई। उसके बाद हमने कहा था कि सर ये तो ऊपर जो हमने लाइफ इंश्योरेंस के बेसिस एग्जांपल देखे थे, हमने कहा था सर ये तो यूनिट फंड जैसा, म्यूचुअल फंड जैसा ही है ना। जब ये है म्यूचुअल फंड जैसा तो इसमें तो यूनिट्स की वैल्यू डिटरमाइन होती होंगी। सही है, इसमें तो यूनिट्स की वैल्यू डिटरमाइन होती होंगी। जब यूनिट्स की वैल्यू डिटरमाइन होती है कि भाई एक यूनिट हमारे पास जो है वो 150 रुपए का है, 250 रुपए का है, 100 रुपए का है, तो यूनिट्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जा रही है? और जब सेल किया जाता है यूनिट्स को और परचेज किया जाता है तब उन यूनिट्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? और ये जो एक फंड आपने बनाया, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि जी हमें मरने के बाद इतने रिटायरमेंट के पैसे मिलेंगे, तो जो आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को आप इन फंड्स में किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं, उसकी पॉलिसी क्या है, वो बड़ा डिटरमाइन करना पड़ेगा। और अगली चीज प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट देखें कि जब आप ये जो आप सारी बातें कर रहे हो कि जी मैं इतनी पॉलिसी होल्डर्स को इतनी पॉलिसीज बेच दूंगा, ये सारे काम कर लूंगा, तो आपका बिजनेस प्लान क्या है? सही है, जब आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हो और एक बिजनेस की दरख्वास्त लेके जा रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, तो आपके पास ओवरऑल बिजनेस प्लान क्या है कि आपके फ्यूचर में क्या इनकम होगी, क्या एक्सपेंस होंगे, क्या इंश्योरेंस आपको पे करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है जब बिजनेस प्लान होगा तो जाहिर सी बात है आप जो मास कम्युनिकेशन होंगी उसको आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होगे, आप अनाउंसमेंट कर रहे होगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके अंदर आपको ये रिटर्न मिलेगा और इतनी अमाउंट मिलेगी और आप अभी 5,000 रुपए जमा कराए हर महीने, मरने पे हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। ये जो जितनी भी अनाउंसमेंट है ये भी आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ एससीसीपी को जमा करवानी है भाई। ये भी सही, आप समझ रहे हैं आपने क्या क्या कुछ जमा करवाना है कि भाई आप जो है ये सारी, फॉर एग्जांपल आपका प्लान क्या होगा, प्लान की कॉपी भी जमा एप्लीकेशन के साथ अकॉम्पनी होगी। सही है, आप क्या रेट्स ऑफर कर रहे होंगे, क्या प्रीमियम होगा, यूनिट्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रही होगी, आपका पैसा जो आपको मिलेगा उसको कहां इन्वेस्ट कर रहे होगे, उस पर जो आपके फॉर एग्जांपल जो आपके डिफरेंट फंड्स होंगे जो कि हम आगे जाके देखेंगे, उसके अंदर आप एक्सपेंस कैसे एलोकेट कर रहे होगे। ये जो इन्वेस्टमेंट लिंक लाइफ इंश्योरेंस होती है कि आपने यहां से पैसा पकड़ा और आगे जाके म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने कहा कि जी ठीक है मरने के बाद आपका सारा पैसा हम आपको रिडीम करके दे देंगे और इसके अंदर बीच में आप अपना कमीशन इनकम वगैरह खा रहे होते हो, सारी चीजें कर रहे होते हो, तो इस पर जो यूनिट्स की वैल्यू परचेज के ऊपर, सेल के ऊपर, ये कैसे डिटरमाइन हो रही है, सर म्यूचुअल फंड में डिटरमाइन होती है, उनके ऊपर एक्सपेंस कैसे एलोकेट हो रहे होंगे, ये सारी की सारी चीजें आपने कम्युनिकेट करनी है। और फिर चूंकि फ्यूचर की बात चल रही है भाई, फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर में इतना कमा लेंगे, इतनी पॉलिसी बिक जाएगी, इतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो एक्चुअरी का स्टेटमेंट भी होना जरूरी है। A statement by the appointed actuary that the terms and condition of the life insurance contract proposed to be entered into are sounds and workable। जो बोली चीज है वो sounds and workable है। और जो बिजनेस प्लान आपने एसएसपी के पास जमा करा तो एसएसपी कहेगा भाई तुम्हारे पे तो रिलाय नहीं है, इस बिजनेस प्लान को भी वेट करवाओ, सही है, सर्टिफाई करवाओ। किससे सर्टिफाई कराओ? अपने एक्चुअरी से सर्टिफाई कराओ इस चीज को कि तुम्हारा एक्चुअली इस चीज को कंफर्म करके दे कि हाँ जी जो बिजनेस प्लान है ये साउंड्स एंड रीजनेबल है, बिकॉज इसी की बेसिस पे तुम आगे जाके पब्लिक से पैसा मांगने जाओगे। बच्चों तो याद रखिएगा ये जो लॉ है ये लिंक है आपस में। एप्लीकेशन के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है कि जी एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, कुछ चीजें अकॉम्पनीड होनी चाहिए, कुछ चीजें कंटेन होनी चाहिए, और फिर इंक्लूड और अकॉम्पनीड को लॉ ने पकड़ के कहा कि जी ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इंक्लूड होनी चाहिए एप्लीकेशन के अंदर और ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि एप्लीकेशन के अंदर अकॉम्पनीड होनी चाहिए। क्या हो सकता है? बिजनेस प्लान हो सकता है, एक्चुअली का स्टेटमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें आपने अकॉम्पनीड करनी है। ये आपका पहला मरहला था कि आप देख लें कि आप नालायक हैं कि लायक हैं, आप ये काम करने के लायक हैं या नहीं, आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप काम कर सकेंगे, आपको माँ बाप के पास जाना पड़ेगा, दरख्वास्त लेके जाना पड़ेगा, लिफाफा लेके जाना पड़ेगा, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आप उसको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करोगे।
अच्छा जी, ये जो एप्लीकेशन आपने जमा कराई है और इस एप्लीकेशन के साथ आपने जो इन्फॉर्मेशन जमा कराई है, अगर कल को आपको लगता है भाई यार मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन जमा करा दी, तो फिर अगर जब आपको ये पता चले कि आपने इन्फॉर्मेशन गलत जमा करा दी है, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होने जा रही है, तो आपने 14 दिन के अंदर वो चेंज जो है वो कम्युनिकेट करना होगा कमिश्नर को। सही है। अब लॉ को समझने की कोशिश करें, लॉ चल कैसे रहा है। आपने क्या करना है, आपने इंश्योरेंस बिजनेस करना है। अगर आपने इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो इंश्योरेंस बिजनेस जो है, जो आपके पास इंश्योरेंस बिजनेस कर कौन सकता है, एलिजिबिलिटी सेक्शन आ गया। सही है। जब एलिजिबिलिटी सेक्शन आ गया तो फिर प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा जी आप एसएसपी के पास जाएंगे और एसएसपी के पास आप एक दरख्वास्त लेके जाएंगे। तो अगली चीज़ ये समझ में आती है कि दरख्वास्त के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज़ें होंगी, किस जबान में होंगी, क्या चीज़ें कंटेन होंगी, क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या चीज़ें अकॉम्पनीड होंगी। और उसने पर कहा कि जी मैंने जो प्रिस्क्राइब किया है वहां पे, ठीक है। लेकिन इंक्लूड और अकॉम्पनीड के ऊपर उसने कहा कि जी मैं कुछ गाइडेंस आपको दे देता हूं कि जो एप्लीकेशन आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए और ये चीजें अकॉम्पनीड होनी चाहिए। चूंकि दरख्वास्त आपने अब कमिश्नर साहब को दे दी है, एससीसीपी साहब को दे दी है, तो अब लॉ जो है, लॉ आपको अगली चीज ये बताएगा कि ये जो अब बॉल है ना, ये एससीसीपी के कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, ये कमिश्नर के कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अब जो अगला सेक्शन होगा वो कमिश्नर के ऊपर होगा। तो आपको जो आप जो एप्लीकेशन लेकर आए थे कि जी हमें रजिस्टर कर लीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन तभी कबूल होगी, ये जो एप्लीकेशन, अगर ये फॉलोइंग चीजें जो है ना ये सेटिस्फाई हो जाए। पहली चीज, भाई पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो भाई अपना पैसा कितना लगा हुआ है, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। सही है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो मिनिमम स्टैट्यूटरी डिपॉजिट्स है, जो मिनिमम स्टैट्यूटरी डिपॉजिट है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तीसरी चीज, पब्लिक का पैसा लिखा हुआ है, कल को तुम भी बैंकक्रप्ट हो गए तो बेचारा वो बंदा जो कि वेट कर रहा था कि यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वालों को बेचारी इंश्योरेंस देंगे, ये कंपनी खुद मर गई। सही है। तो मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट क्या ये कंप्लाई हो रही है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस से बिलिंग कर सकते हो। बैंकिंग ऑर्डिनेंस से बेतहाशा स्ट्रेचरी और स्ट्रेचरी लिमिट्स वगैरह थी, स्ट्रेचरी फंड्स वगैरह थे जो कि आपको मेंटेन करने होते थे। बैंकिंग ऑर्डिनेंस के ऊपर भी आपके ऊपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अप्लाई हो रहा होता था कि जी आपने इतना। बैंकिंग ऑर्डिनेंस के ऊपर भी एक मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि पब्लिक इन्वॉल्व होगी ना, पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो ये लाजमी होंगी, हर जगह पे लिंक हो रही होंगी। और अगर कोई री इंश्योरेंस अरेंजमेंट है बच्चों, अगर कोई री इंश्योरेंस अरेंजमेंट है तो क्या उसकी आपने सारी की सारी चीजें कंप्लाई कर ली है। और देखें ये पब्लिक का पैसा है, इसको चलाने वाली मैनेजमेंट होगी, तो क्या मैनेजमेंट साउंड एंड प्रूडेंट है, इसको हाईलाइट रखना, ये आगे जाके लिंक भी हो रही होगी ना बच्चों। और अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, तो अगर ये बंदा 25 साल बाद मर जाएगा तो इतना पे करना पड़ेगा, तो मेरी बुक्स में आज लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए और एक्चुरियल लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है, तो क्या आपने एक्चुअरी अपॉइंट कर लिया है और कमिश्नर उससे सेटिस्फाई है, कमिश्नर की नजर में ये एक्चुअरी बिल्कुल ठीक है। तो भाई इस चीज के ऊपर है ना, कमिश्नर अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आपको अब एससीसीपी कमिश्नर अपनी किताब में रजिस्टर कर लेगा, अपनी किताब में रजिस्टर कर लेगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही होगी तो इसका मतलब है आपको रिफ्यूज कर देगा। तो यहां पे लॉ ने रिफ्यूजल की 3 चीजें बताई हैं। सही है। पहली चीज वही कि ये जो कंडीशंस हैं, अगर इससे कंप्लाई नहीं कर रहे होगे, इसमें से किसी 1 या 2 कंडीशन आप कंप्लाई नहीं कर रहे होगे तो कमिश्नर आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कमिश्नर आपको रजिस्टर नहीं करेगा। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी चीज, अगर फेडरल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी डिसीजंस हैं और उस पॉलिसी डिसीजन की नॉन कंप्लायंस हो रही है, सही, फेडरल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी डिसीजन है, कुछ भी है, और उसकी अगर नॉन कंप्लायंस हो रही है तो वो आपको रजिस्टर नहीं करेगा। और अगर आप एक ही इंश्योरेंस कंपनी होकर लाइफ और नॉन लाइफ दोनों कर रहे हैं, सही, या तो आप लाइफ इंश्योरेंस बने या आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस बने, आप दोनों काम नहीं कर सकते। तो अगर आप एप्लीकेशन में लिखा हुआ, एप्लीकेशन में आपने इन्फॉर्मेशन ये इंक्लूड करी हुई है कि मैं लाइफ और नॉन लाइफ दोनों करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप लाइफ इंश्योरेंस करें या आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस करें। एक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी एक बिजनेस कर सकेगी, इधर लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सर ये जो दरख्वास्त आप एससीसीपी के पास लेके गए और एक गवर्नमेंट इदारा है सर, ये तो फिर लंबा लेके बैठ जाएंगे ना आपकी दरख्वास्त को। तो सर इस दरख्वास्त के ऊपर भी कोई टाइम पीरियड है? यस मेरे प्यारे बच्चों, इस दरख्वास्त के ऊपर भी टाइम पीरियड है और इसके ऊपर लॉ आपसे ये कहता है कि जी जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है ना, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई दरख्वास्त आएगी तो 30 दिन के अंदर आपने उसको रिप्लाई कर देना है। 30 दिन के अंदर या आप हाँ का जवाब दे दें या मना कर दें। सही, 30 जिस दिन एप्लीकेशन है उसके 30 दिन के अंदर या तो आप हाँ का जवाब दे दें या ना का जवाब दे दें। अच्छा, अगर एप्लीकेशन आई और इसके अंदर मसले हैं, डिस्कशन है, चीजें देखनी है, तो आप 30 दिन के अंदर सामने वाले को बता देंगे भाई 30 दिन के अंदर ये नहीं हो सकता, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं 90 दिन है, 90 दिन से भी ज्यादा, लेकिन जो डिसीजन है ये 30 दिन के अंदर आपने लेना होगा। समझने की कोशिश करिएगा, आपका जो हतमी फैसला होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, जो फॉर्म 45 होगा, वो तो आपका 90 दिन बाद, 100 दिन बाद, 120 दिन बाद आएगा। सही है। लेकिन आपका जो ये गैर हतमी नताइज होंगे, जो अगर इंफॉर्मेशन आपको मिली है और उसके ऊपर आप कहेंगे नहीं यार ये 30 दिन के अंदर तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता, सही है, तो इसके लिए मुझे मजीद
एससीसीपी को मजीद 60-70 दिन चाहिए, तो ये कम्युनिकेशन एटलीस्ट आपने 30 दिन के अंदर जमा करवा देनी है। सही है, कम्युनिकेशन आपने 30 दिन के अंदर, ये वही वाली बात है लॉ की यार कि एजीएम 4 महीने के अंदर होनी चाहिए। अगर आप 4 महीने के अंदर एजीएम नहीं करते तो एजीएम से पहले आप रजिस्ट्रार को या कमिश्नर को बता दें कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एजीएम नहीं कर सकूंगा, और उसके बाद ऐसा थोड़ी कि नॉन कंप्लाइंस करने के बाद में बताऊंगा, नहीं, तो वो जो आपकी लिमिट है उससे आपने कंप्लाई करना है। और अगर इंफॉर्मेशन में कोई डेफिशिएंसी है, इंफॉर्मेशन पहली तारीख को आपके पास जमा हो गई इंफॉर्मेशन, सही, पहली तारीख को आपके पास इंफॉर्मेशन जमा हो गई है और इंफॉर्मेशन में कोई डेफिशिएंसी है। अब जब इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी है तो एससीसीपी ने 20 तारीख को सामने वाले को कहा कि जी इंफॉर्मेशन में डेफिशिएंसी है। अब जब उसने डेफिनेटली दूर कर दी 25 तारीख को, और अब वो ये नहीं कहेगा कि जी अगले 5 दिन में तो आप मुझे दें, क्यों, बिकॉज मैंने तो इनिशियल एप्लीकेशन पहली तारीख को जमा कराई थी। नहीं, चूंकि डेफिशिएंसी है, और जब आपने वो डेफिनेटली जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे 30 दिन काउंट नहीं होंगे, 30 दिन उसी डेट से काउंट होंगे जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट तस्वुर की जाएगी। तो भाई अगर ये 30 दिन हो, 90 दिन हो, 120 दिन हो, जो भी हो, अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो एससीसीपी साहब आपको बुलाएंगे और आपसे कहेंगे कि सर हमने आपको अपनी बुक्स में रजिस्टर कर लिया है, ये पकड़े आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सही है, ये पकड़िए आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ जैसे ही आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके जा रहे होंगे तो कमिश्नर साहब कहेंगे सर रुके, कुछ कंडीशंस हैं, इससे भी कंप्लाई करना है, एक और एनवेलप भी लेके जाएं और ये सारी कंडीशंस से आपको कंप्लाई करना होगा। सर ये कौन सी कंडीशन है प्यारे बच्चों, जब रजिस्टर करने की जो कंडीशन हमने पढ़ी थी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम स्ट्रेचरी डिपॉजिट, वो जितनी भी कंडीशंस हैं, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आज तो आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल 100 मिलियन है, आज तो कंप्लाई है, कल को ये 90 मिलियन हुआ ना, अगर कल को ये 90 मिलियन हुआ तो जी हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। सही है, आज तो आपकी सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कल को सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई ना, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। आज तो आपकी मैनेजमेंट मुझे बड़ी कॉम्पिटेंट और टेक्निकल साउंड लग रही है, साउंड एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट लग रही है, कल को कोई मसला हुआ ना तो जी हम आपको क्या कहते हैं, आप कैंसिल कर देंगे। आज तो आपका एक्चुअली बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा कॉम्पिटेंट है, कल को एक्चुअली चेंज किया और हमारी बुक्स में नहीं है, हमारे पैनल में नहीं है और हमें वो एक्चुअली समझ में नहीं आया, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो जो कंडीशन जिन बाइबल को देखते हुए कमिश्नर ने डिसाइड किया था कि जी क्या मुझे इसको रजिस्टर करना है कि नहीं करना, मोर और लेस वही सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का, इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जो कंटिन्यूसी है वो इसी चीज़ों पे डिपेंडेंट करती रहेगी। कंडीशन है जो एक तलवार है जो कि हमेशा आपके ऊपर लटकती रहेगी प्यारे बच्चों। सही है, ये एक तलवार है जो कि हमेशा आपके ऊपर लटकती रहेगी, इनसे आपने कंप्लाई करना होगा। अच्छा, अब जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ, लाइसेंस मिल गया, सही है, रजिस्ट्रेशन हो गई है, सही है, मैं अब ये बिजनेस कर सकता हूं, कल को मैंने ये बिजनेस नहीं करना, तो ये जो मुझे लाइसेंस मिला है, ये जो मुझे रजिस्ट्रेशन हुई है मेरी, क्या मैं इसको रिवोक कर सकता हूं? तो यहां पे लॉ ने आपको कहा है वॉलंटरीली आप चाहें तो रिवोक कर सकते हैं, तो वॉलंटरीली विड्रॉल बाय द इंश्योरर। सही है, तो इसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप आए थे और आप एक दरख्वास्त, लिखी हुई दरख्वास्त लेके आए थे, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन रिवोक करवानी है, कैंसिल करवानी है, तो इसके लिए भी आपको एक दरख्वास्त लेके आनी होगी और कमिश्नर भी आपको लिखे हुए डॉक्यूमेंट पे आपको लिख के देगा कि जी ठीक है, हमने आपके रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दिया है। ये रिवोकेशन उसी वक्त होगी, ये जो आपकी बुक्स में पब्लिक से इतना पैसा लिया हुआ है, अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर मुझसे तो मैनेज नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूं। नहीं, ये सारी लायबिलिटीज अब एक जो रजिस्टर्ड इंश्योरर है उसके पास ट्रांसफर होंगी, सारी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अमलगमेशन होंगी। सही है, ये सारी चीजें ट्रांसफर होंगी। इसकी लिंकिंग एक बड़ी खतरनाक है जो कि हमारे मेडिएशन आर्बिट्रेशन के सेक्शन से मिल सकता है। सही है, जिसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन रखूंगा। तो इसके ऊपर तो आपने इसको फौरन से कहना है कि भाई ये जो सारी चीजें हैं ये रजिस्टर्ड इंश्योरर के पास आप जाके जमा कराएं, इसलिए जमा कराएं बिकॉज हमारे पास तो जो पैसा पब्लिक से लिया हुआ, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने दी है, अभी कोई और पूरा करते हैं, अपने बिजनेस को आपने टेक्निकली ट्रांसफर करना है, किसी और रजिस्टर्ड इंश्योरर का वर्ड यूज हो रहा है। सही है, और जहां ये सारी कंडीशन कंप्लाई हो जाएगी तो वो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने आपको दिया था, काइंडली मुझे सरेंडर कर दीजिए। सही है, ये वो क्लॉज है जिससे हमें पता चलता है कि कमिश्नर ने ऊपर कहीं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया होगा। Where the registration under this preceding provision of this part is granted, the commission shall issue to the insurer a written certificate of the registration, which certificate shall be surrendered to the commission on the revocation of registration। तो उसने इतनी जबरदस्त बात कह दी लॉ ने कि जब कमीशन ने आपको रजिस्टर किया था तो एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन दिया था, उसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन को भी अब जाके मैंने उसको सरेंडर करना है। सर ये जो आप देखें, जो हमने कंडीशन डिस्कस करी, उस कंडीशन में एक वर्ड आ रहा था साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट, और इसको हमने हाईलाइट भी किया था। सही है, और जो भी रजिस्ट्रेशन कंडीशन की बातें बताई गई हैं उसके ऊपर, हर एक चीज के ऊपर आगे जाके लॉ ने कवर किया हुआ है। साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट को भी लॉ ने कवर किया है, लॉ ने इसके ऊपर एक गाइडेंस बाकायदा तौर पे आपको दी है, और उससे कहा कि साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो बिजनेस आप इंश्योरेंस बिजनेस आप कर रहे हैं, वो इंटेग्रिटी, ड्यू केयर और प्रोफेशनल स्किल्स के साथ करें, ये कहलाएगा साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट। और इस बिजनेस के जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं,
वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन आपको एनबीएफसी में भी दिखता था, याद है? तो जो डायरेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होने चाहिए। और ये जो पूरा इंश्योरेंस बिजनेस है, जिसको ये जो डायरेक्ट हो रहा है, ये जो मैनेज हो रहा है, ये जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, वो भी फिट एंड प्रॉपर होने चाहिए। सही, जिसकी डायरेक्शन के बेसिस पे इंश्योरेंस बिजनेस चल रहा है, वो लोग भी फिट एंड प्रॉपर होने चाहिए। और सिर्फ फिट एंड प्रॉपर नहीं होने चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए ताकि आप प्रॉपर एक सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस बिजनेस है, 4 लोग हैं और 4 के 4 फिट एंड प्रॉपर है, तो आपका साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट है। नहीं, साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट नहीं है, बिकॉज सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन 40 लोग होने चाहिए थे, 400 लोग होने चाहिए थे। साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट की अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए। और सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही नहीं होने चाहिए, आपके पास साउंड इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए, तभी एक साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट होगी बच्चे। सही है? अगर कंट्रोल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो मतलब एरर और फ्रॉड के चांसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही आपके पास मौजूद नहीं होंगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप एक डिसीजन ले सकें कि ये पॉलिसी मैंने 6,000 की देनी है कि 6,500 की देनी है कि 5 साल बाद मैंने 15 लाख देने कि 15 करोड़ देना है। आप कभी भी एक साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा बच्चे, जो फिट एंड प्रॉपर है ना, इसके ऊपर भी लॉ ने थोड़ी सी गाइडेंस दी है। लॉ ने गाइडेंस दी कि जो फिट एंड प्रॉपर का मतलब है एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। आपके पास इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। इसी तरीके से जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बात करता है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जी साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे होने चाहिए। और लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो तभी पूरी हो सकेंगी जब आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे। भाई अगर आपके पास नंबर्स ही ठीक नहीं है तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपने मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करा है कि नहीं करा, आपने मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करा है कि नहीं करा, आपकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं इतनी रिक्वायरमेंट बनती है, क्या आपका ये फंड सरप्लस पे है, डेफिसिट पे है, कितना प्रीमियम चार्ज करना है, कितना नहीं चार्ज करना, कितना रिसीवेबल है, कितना पेबल है, ये सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट करती हैं इन चीजों के ऊपर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जी आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरीके से होने चाहिए और वो किस तरीके से साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाती है। इंश्योरेंस के बिजनेस को समझने की कोशिश करें। एक तरफ शायद पैसा शेयर होल्डर ने लगाया होगा इस कंपनी में, ठीक है, और एक तरफ जो पैसा लगाया होगा वो इंश्योरेंस ने लगाया, मतलब पॉलिसी होल्डर से लगाया होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक शख्स हूं और मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है और मैंने ये कहा है कि भाई मैं आपको हर महीने, मैं 40 साल का हूँ, ठीक है, मैं आपको हर महीने जो है वो आपको 1-1 लाख रुपए जमा कराता रहूँगा। जहाँ मैं मर जाऊँ तो आप मेरी फैमिली को 10 करोड़ रुपए जमा करा दीजिएगा। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इस कंपनी से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 10 मिनट बाद, 10 सेकंड बाद अगर मैं मर जाता हूँ तो इस कंपनी ने मेरे बेनिफिशियरीज को, मेरी फैमिली को 10 करोड़ रुपए देने हैं। ये समझने की कोशिश करिएगा। सही है? तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी की तरफ से एक लायबिलिटी है जो कि उसने मुझे पे करनी है। अच्छा, और ये जो मैं उसको पैसे दिए जा रहा हूँ, इन पैसों से वो टी बिल्स में, PIBs में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, कंपनी किसकी? कंपनी मेरी नहीं है। सुनिएगा, मैं पॉलिसी होल्डर हूं, कंपनी मेरी नहीं। कंपनी किसकी? शेयर होल्डर की है। क्या शेयर होल्डर का राइट इन एसेट्स के ऊपर है जो कि मेरे पैसों से खरीदा गया है और उसको आगे इन्वेस्ट किया गया है? क्या इन एसेट्स के ऊपर, कंपनी इस एसेट्स के ऊपर शेयर होल्डर का राइट है? कल को ये समझ ही ना आ रहा हो कि भाई कंपनी ने 200 मिलियन का डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को। भाई क्या शेयर होल्डर ने 200 मिलियन कमाई भी है? अगर आपने शेयर होल्डर को 200 मिलियन का डिविडेंड दे दिया तो कल को जो मुझे 10 मिलियन देने थे आपने, वो तो आप दे नहीं सकोगे। यहां पे बात करता है वो 2 किस्म के फंड की। पहला, स्टैट्यूटरी फंड। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, तो 20 साल बाद भी एक पेमेंट करनी पड़ सकती है, 30 साल बाद भी एक पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो चूंकि आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं तो आपने स्टैट्यूटरी फंड मेंटेन करना है। किनका? लाइफ इंश्योरेंस के जो मैंने दिखा दो बच्चों को, लाइफ इंश्योरेंस में मैंने 4 किस्म के आपको बिजनेस पढ़ाए थे। उनमें से आप जो जो बिजनेस कर रहे हैं उसका एक स्टैट्यूटरी फंड आपने मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मतलब है स्टैट्यूटरी फंड का? सिंपल जबान में IFRS 8 के हिसाब से आपने एक ऑपरेटिंग सेगमेंटिंग करनी पड़ेगी। सही है? अगर जाके मैंने आपसे कैपिटल रिडम्पशन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो मेरा जो ये पैसा होगा और जो मेरी लायबिलिटी होगी और इसके मद में आपने जो पैसा जिस जगह पे इन्वेस्ट किया होगा, ये सारा का सारा कैपिटल रिडम्पशन कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस में आना चाहिए। इसी तरीके से एक और शख्स आपसे मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो उसकी ये सारी की सारी चीजें, वो पैसा आपने कहाँ इन्वेस्ट करा, कितने लोगों ने आपको प्रीमियम दिया, कितना रिसीवेबल है, कितना पेबल है, कितना पे करना है, कितना नहीं करना, उसका एक सेपरेट स्टैट्यूटरी फंड बन रहा होगा कि जी मेरे पास इतने पैसे आए, इतने पैसे मैंने। इसमें शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं है, हाँ
एट द एंड अगर आपने कोई पैसा कमा लिया है तो वो शेयर होल्डर फंड में ट्रांसफर हो रहा होगा लेट से, अदरवाइज इन पैसों के ऊपर, इन एसेट्स के ऊपर शेयर होल्डर का कोई राइट नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा, कल को तो सारा पैसा शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दिए जा रहे हैं, जब कल को वाकई में मैं मर जाऊंगा और मैं जब 10 मिलियन मांग रही होगी, मेरी फैमिली 10 मिलियन मांग रही होगी, तो सामने वाला कहेगा कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं, सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे डिविडेंड की दो, यहाँ पे जो है वो क्लासिफिकेशन की गई फंड की, एक आपके पास कहलाएगा स्ट्रेचरी फंड को, और स्ट्रेचरी फंड के अंदर जितने लाइफ इंश्योरेंस के 4 किस्म के बिजनेस थे, जो बिजनेस आप कर रहे हैं सही, उसका आपने एक स्ट्रेचरी फंड मेंटेन करना पड़ेगा, उसके सेपरेट बुक्स, वो जो आप कह रहे थे ना कंडीशन और लाइसेंस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये जरूरी है भाई। अगर आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही ठीक नहीं होगा तो मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस का पैसा आपने जाकर जमा करवाया होगा दूसरे वाले बिजनेस में, सही है, इन्वेस्टमेंट लिंक बिजनेस को आपने पेंशन में जमा करा दिया होगा, तो ये तो आपकी पूरी सारी अकाउंटिंग ही गलत हो जाएगी, सही, आपकी सारी डिसीजन मेकिंग ही गलत हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपने अच्छा, अब शेयर बोलेगा भाई सर कंपनी मैं बनाया, मैं एसएससी के धक्के खाए, मैंने उनको लिफाफे पकड़ाए, मैंने उनकी एप्लीकेशन जमा कराई, मैंने सारे काम करे, सर मेरा कोई फंड नहीं होगा। तो यहां पे लॉ आपसे कहता है कि नहीं, शेयर होल्डर फंड भी होगा, सही है। अगर आपने पब्लिक कंपनी बनाई है विद शेयर कैपिटल, अगर आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल है तो फिर आप शेयर होल्डर फंड बनाएंगे, सही है। अगर आपकी कंपनी है जो कि आपका कैपिटल नहीं है, सही है, आप विदाउट शेयर कैपिटल है, आपका कोई शेयर कैपिटल नहीं है, लेट से विदाउट शेयर कैपिटल कंपनी आप, सही है, तो इस केस में आपको जो कि शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो शेयर होल्डर फंड तो क्रिएट नहीं हो रहा होगा। इस केस में आपके पास क्या क्रिएट हो रहा होगा, इस केस में आपके पास एक परमानेंट कैपिटल फंड क्रिएट हो रहा होगा कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुई होगी लेट से, और उस परमानेंट कैपिटल फंड की आपने अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो बड़ी सिंपल चीज़ है प्यारे बच्चों, इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि भाई आप समझने की कोशिश करें, मेरे पास अरबों रुपए का पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन ये अरबों रुपए का पैसा मेरा नहीं है, ये अरबों रुपए का पैसा है। इन अरबों रुपए के पैसों के मद में मैंने इन अरबों रुपए की आगे जाके लायबिलिटीज भी पे करनी है, ठीक है। तो ये पूरी मैंने अपने इंश्योरेंस के लेक्चर में आपको पूरा स्ट्रेचरी फंड की एक अकाउंटिंग पूरी सिखाई थी कि किस तरीके से चीज़ों की हो रही होती है। मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे कहूँ, मैं आज जाके 5 रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूँ कि मुझे 20 साल बाद 5 लाख रुपए दे देना और मैं हर महीने आपको 5 रुपये जमा कराऊंगा। ये जो 5 रुपये मैंने उनको जमा कराए, सही है, तो उन्होंने फ़ौरन से बैंक तो डेबिट कर दिया होगा और मेरी मद में एक उनके पास लायबिलिटी आ रही होगी। अच्छा, जहाँ उन्होंने बैंक डेबिट करा है उसके बाद ये पैसा अपने पास तो नहीं रखेंगे, तो मुझे देंगे कैसे? इस पैसे को आगे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, सही है। ये जो इन्वेस्टमेंट की होगी तो बैंक वापस से क्रेडिट हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी। बच्चों ये किसकी इन्वेस्टमेंट है? ये किसकी इन्वेस्टमेंट? टेक्निकली स्पीकिंग ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है मेरे पैसों से, सही है। ये इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है लेट से पेंशन के उससे, पेंशन के बिजनेस से, या कैपिटल रिडम्पशन कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस से, या मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस से, ये किसी न किसी फंड से लिंक्ड है, सही है। अब इसकी एक लायबिलिटी कैलकुलेट की जा रही होगी, एक्चुअली एक लायबिलिटी कैलकुलेट कराएगा कि जी ये बंदा एक एग्रीमेंट करके तो चला गया कि जी 20 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन ये हर महीने 5-5 रुपए दे रहा है, सही है। अगर फॉर एग्जांपल, या अगर ये मर गया तो उसको 20 लाख रुपए चाहिए, और जब तक ये मरेगा नहीं ये 5-5 रुपए देगा। क्या प्रोबेबिलिटी है? अब एक्चुअली अपनी साइंस लगाएगा जी क्या प्रोबेबिलिटी कि बंदा कितने साल जिएगा, कितने साल हमारे पास आएंगे पैसे, उन पैसों से हम कितना कमा लेंगे, और फिर उसके बदले में कितना देना होगा, प्रॉफिट हो रहा है, मैनेजमेंट में लॉस हो रहा है। सारी अकाउंटिंग इस तरीके से हो रही होगी। और हमने एक चीज पढ़ी थी पेड अप कैपिटल की। पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कितनी? सर अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करने जा रहे हैं तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 150 मिलियन। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करने जा रहे हैं तो 150 मिलियन रुपीस है, और अगर आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस करने जा रहे हैं तो आपके पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट 80 मिलियन रुपीस है। मेरे बच्चों, ये जो 2 फंड्स आपने पढ़े, इन 2 फंड्स में वैल्यू, मतलब इन 2 फंड्स को बनाने का जब बना लिया तो एक लॉ की रिक्वायरमेंट होगी कि भाई इस फंड के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए नहीं, इससे ज़्यादा आनी चाहिए या इससे कम आनी चाहिए। 2 किस्म के फंड हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा शेयर होल्डर फंड, दूसरा हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी फंड, सही है। शेयर होल्डर फंड वो है, फॉर एग्जाम्पल आप जब एक इंश्योरेंस का बिजनेस करेंगे तो आप एक बहुत सी बड़ी जगह खरीदेंगे, सही है, तो एक लैंड एंड बिल्डिंग आ रही होगी, उसमें आप एसी फर्नीचर लगा रहे होंगे, फर्नीचर इक्विपमेंट आ रहा होगा। ये एसेट किसके हैं? ये एसेट, ये शेयर होल्डर फंड के एसेट है, सही है। इसकी क्लासिफिकेशन शेयर होल्डर फंड में आ रही होगी तो इसके एसेट्स आ रहे होंगे। अच्छा, कुछ आपने ब्रांचेस वगैरह खोली होंगी तो राइट ऑफ यूज एसेट भी आ रहा होगा, लीज लायबिलिटी भी आ रही होगी। ये किसका पैसा है? ये किसके एसेट्स है? ये किसकी लायबिलिटीज है? ये सारी की सारी आपकी शेयर होल्डर फंड की लायबिलिटी है। इंश्योरेंस का बिजनेस लॉस में चल रहा है, डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा होगा, तो आप मुझे पैसे देते हुए, वो जो पिछले एग्जांपल में आप मुझे पैसे देते हुए डेफर्ड टैक्स एसेट का इंपैक्ट थोड़ी दे रहे हो। ये तो डेफर्ड टैक्स एसेट भी शेयर होल्डर का है, सही है। इंटेंजिबल भी शेयर होल्डर का है। ये जो पूरी अकाउंटिंग हो रही है, सॉफ्टवेयर बनना है, ये भी शेयर होल्डर का है। ये सारी की सारी चीजें शेयर होल्डर फंड में आ रही होंगी प्यारे बच्चों। तो जब शेयर होल्डर फंड में ये पैसा आ रहा है तो लॉ आपसे कहता है, सिंपल सी बात है, लॉ कहता है एसेट, शेयर होल्डर फंड में जो एसेट है वो आपका लायबिलिटी से ज़्यादा आनी चाहिए, सही है। जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन कौन सा एसेट? एडमिसिबल एसेट, सही। एडमिसिबल एसेट वो एसेट जो कि वाकई में कैश आपको रियलाइज करके देते हैं। अगर आपकी बुक्स में डेफर्ड टैक्स, भाई मेरे पास, अच्छा अमाउंट कितनी है? 75 मिलियन रुपीस, सही है। आपके पास जो एडमिसिबल एसेट्स हैं
वो आपकी लायबिलिटी से 75 मिलियन से हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। सही, तो इससे आपको पता चलेगा कि आप गोइंग कंसर्न हो सॉल्वेंसी वाली रिक्वायरमेंट इनडायरेक्टली। सही है। अच्छा भाई, मेरे पास जो एसेट्स है ना वो हैं 175 रुपये के, और मेरी जो लायबिलिटी है ना वो है 99 रुपये की। मैं जीत गया जी, लायबिलिटी मेरी है ना 99 रुपये की, 175 मैं ये कंप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ लोग कहते हैं बेटा नहीं, इस 175 के एसेट्स में तो डेफर्ड टैक्स एसेट भी आ रहा है। सही है, कल को तुम बंद हो जाओगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट रियलाइज थोड़ी होगा। सही है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट को तो निकालो 20 रुपये के, तो ये भी 175 नहीं 155 रुपये हो गए। अच्छा, इसी तरीके से तुम्हारे पास ये इंटेंजिबल भी आ रहा है। इंटेंजिबल तुम्हारे पास ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह आ रहे हैं, ये तुम्हें कौन सा 2 रुपये कमा के देंगे यार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह। सही है, इसको भी निकालो, इससे तुम्हारे पास कोई कैश रियलाइजेशन नहीं है। तो इस तरह करके एडमिसिबल एसेट कैलकुलेट कैसे होता है, सेक्शन 32 बताता है आपको, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एडमिसिबल एसेट का वर्ड यूज क्यों हो रहा है। सही है, तो एडमिसिबल एसेट में से आपने अपनी लायबिलिटी माइनस करनी है, जो आपके पास आंसर आएगा वो हमेशा 75 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। ये तो क्या शेयर होल्डर फंड, बाकी भी तो फंड्स क्रिएट होते थे स्ट्रेचरी फंड्स। ये स्ट्रेचरी फंड में इसने एक सिंपल सा फॉर्मूला करा हुआ है, एक सिंपल, और इसने लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो प्रिस्क्राइब जो है वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में एससीसीपी ने किसी नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे भी इनडायरेक्टली फॉर्मूला यही है कि आपके जो शेयर होल्डर फंड के एडमिसिबल एसेट्स होंगे वो उनके शेयर होल्डर फंड की जो आपके स्ट्रेचरी फंड में जो आपके एसेट्स होंगे, वो जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो स्ट्रेचरी फंड की लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप उस पॉलिसी होल्डर के साथ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है वो आप फुलफिल कर सकोगे। कहते वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ही नहीं कर सकोगे बच्चे। सही है, तो यहाँ पे वो बस को थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से कहता है, maintain at all times of admissible asset in Pakistan over the liabilities in Pakistan other than the policy holder liabilities। तो वो कहता है कि जी तुम्हारे सारे एडमिसिबल एसेट लो, लाइबिलिटीज में सारी लाइबिलिटी लो, पॉलिसी होल्डर जो इब्राहिम को 10 लाख 10 करोड़ रुपए देने थे जब वो मर जाएगा उसको एक्सक्लूड कर दो, और फिर जो तुम्हारे पास नंबर आता है वो तुम्हारा जो है वो बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए एक ऐसी परसेंटेज के जो कि तुम्हें प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा या कर चुका है। वो प्रिस्क्रिप्शन अभी हमें नहीं पता, वो प्रिस्क्राइब नोटिफिकेशन हमें नहीं पता, ना हमारे सिलेबस का पार्ट है। टेक्निकली स्पीकिंग करा इस तरीके से इसको है कि यही एडमिसिबल एसेट जो थे, ये आपके पास टोटल एसेट 175 रुपए के थे, इसमें से एडमिसिबल एसेट 155 रुपए के थे, और जो लायबिलिटी थी वो 99 रुपए की थी। 99 रुपए की लायबिलिटी में से लेट से 60 रुपए की लायबिलिटी पॉलिसी होल्डर को पे करनी थी, वो माइनस कर दें, और फिर जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज है वो परसेंटेज इतनी हायर वैल्यू पर रखी गई होगी जिसके अंदर ऑलरेडी इस पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी का इंपैक्ट आ रहा होगा। लेकिन इसको भी आप दफा करें, सिंपल सी बात यह है कि स्ट्रेचरी फंड में आपके एसेट एडमिसिबल एसेट आपकी लायबिलिटी से आप भले पॉलिसी होल्डर की लायबिलिटी मिला दें, इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, आपके एडमिसिबल एसेट आपके पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप डिनोमिनेटर से पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो परसेंटेज बन रही होगी वो परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो लॉ ने भी ज़्यादा परसेंटेज ही प्रिस्क्राइब करी है कि आपके जो एडमिसिबल एसेट्स होंगे एक्सक्लूडिंग द पॉलिसी होल्डर लायबिलिटीज, वो इतना परसेंट, वो कितना परसेंट होना चाहिए, वो पॉलिसी होल्डर लायबिलिटी का 125% होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि लायबिलिटी 100 रुपए की है तो आपकी एडमिसिबल एसेट 125 रुपए के होने चाहिए। तो परसेंट इस तरीके से बताइए वहां पे। तो जितने भी स्ट्रेचरी फंड है, चाहे आपने पाकिस्तान पीकेआई करेंसी में पे करनी है, चाहे आपने बाहर किसी दूसरी करेंसी में पे करनी है, तो उन सारी चीजों के ऊपर आपका स्ट्रेचरी फंड मेंटेन हो रहा होगा। अगर आप नॉन इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट बताई गई है आपको, और उससे सिर्फ इतना बोला है कि जी मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट द अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सही है, यहाँ पे ये वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि जी क्या कहते हैं आपने पैसे ले लिए और 10 साल की एक्चुअरी और 20 साल की एक्चुअरी, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, हादसा हो गया पैसे पे करने पड़ जाएंगे, तो इस केस में एक परसेंटेज है, मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट की परसेंटेज है, वो आपको लॉ ने प्रिस्क्राइब की हुई। अगेन हमारे सिलेबस में उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। भाई आखिरी चीज़ है हमारे पास अकाउंट्स एंड ऑडिट। सही है, आखिरी चीज़ है हमारे पास अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये वो चीज़ें थी जो कि ऊपर हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए भी इंक्लूडेड की गई थी, ये वो चीज़ थी जो कि हमारे पास साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट में भी आ रही थी, वो चीज़ थी जो कि लाइसेंसिंग कंडीशन के लिए भी जरूरी थी। जितने भी इंश्योरेंस बिजनेस पाकिस्तान में कंडक्ट किए जाएंगे उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी पाकिस्तान में मेंटेन होंगे, चाहे आप इंग्लिश में मेंटेन कर लें या उर्दू में मेंटेन कर लें। बुक्स एंड अकाउंट्स का मतलब क्या है, प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स का मतलब क्या है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है, कितना क्लेम आपने देना है, कितना क्लेम दे चुके हैं, डेट ऑफ क्लेम क्या है, जितनी भी देखिए सारी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें। सही है, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपने प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करनी है। अगली चीज वो आपसे कहता है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। सबसे पहली चीज, आपने कमीशन को क्वार्टरली बेसिस पे
दिसंबर, मार्च, जून एंड सितंबर। सही, हर साल इन 4 महीनों में जो उनका आखिरी डे होगा, जो लास्ट डे होगा, इसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज जमा करानी है। सही है, और इसको कंपनी सर्टिफाई करेगी, सिग्नेचर करेगी, सर्टिफाइड बाय द प्रिंसिपल इंश्योरर सर्टिफाई करेगा, और हर क्वार्टर में एससीसीपी के पास स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब जा रही होगी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आपने दी है, ये शेयर होल्डर फंड की भी देनी है अपने, और जितने भी लाइफ इंश्योरेंस में आप स्टैट्यूटरी फंड कर रहे हैं उनकी भी आपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आपने अलग अलग जमा करानी। सही है, तो जो ऊपर रिक्वायरमेंट थी उन्हीं की स्टेटमेंट आपने इस तरीके से जमा करानी है। अगर कोई ऐसे इंश्योरेंस है जो कि बाहर है और यहाँ पे उसने एक लाइसेंस ऑफिस खोला हुआ है, यहाँ पे एक कंपनी खोली हुई है, लेट से पब्लिक कंपनी खोली हुई है, तो उसका जो पाकिस्तान में बिजनेस होगा ना, उससे रिलेटेड उसने एसेट लायबिलिटी जमा करानी है। अगर फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आती है, तो उसके जो बाहर यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा के बिजनेस होंगे, उससे रिलेटेड उसका स्टेटमेंट एसेट लायबिलिटी जमा नहीं करानी। जो पाकिस्तान में बिजनेस है उससे रिलेटेड उसको जमा करानी है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट लिंक बिजनेस कर रहे हैं, तो वही म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको स्टार्ट लेक्चर के आगाज से जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसके अंदर यूनिट्स आती है, सेलिंग यूनिट्स आती है, परचेज यूनिट्स आती है। सही है, नेफ टाइप कैलकुलेट हो रही होती है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट लिंक बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें आपने ये जो आपने स्टेटमेंट एसेट लायबिलिटी जमा कराई है, इसके साथ साथ आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी ये सारी इंफॉर्मेशन भी जमा करानी होगी। द एसेट अंडरलाइंग द यूनिट्स लिंक टू द पॉलिसीज इन फोर्स, ये ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके थे कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट किससे लिंक्ड है। वैल्यू असाइन टू ईच सच एसेट्स, वैल्यूएशन प्लेस्ड ऑन द यूनिट। सही है, उस यूनिट्स पे क्या वैल्यूएशन की गई है। द अमाउंट ऑफ एनी प्रोविजन मेड इन डिटरमाइनिंग द वैल्यूएशन, उसकी वैल्यूएशन डिटरमाइन के लिए क्या कोई प्रोविजन वगैरह कंसीडर किया है। सेम जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी, वही सारी चीज़ें कि आपने एससीसीपी को, कमीशन को जमा करानी है। और आखिरी चीज़ है प्यारे बच्चों, इस पे हमारे पास कि इसके ऊपर सिग्नेचर कौन करेगा। सही है, शैल बी साइन इन द केस ऑफ अ कंपनी, कंपनी के केस में साइन करेगा बाय द चेयरमैन इफ एनी एंड 2 डायरेक्टर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एंड इन द केस ऑफ एन इंश्योरर इनकॉर्पोरेटेड इन अ जुरिसडिक्शन आउटसाइड पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से बाहर है, बाय इट्स प्रिंसिपल ऑफिसर इन पाकिस्तान, तो फिर जो प्रिंसिपल ऑफिसर पाकिस्तान में होगा वो साइन करेगा। एंड एनी 2 डायरेक्टर, सही, और 2 डायरेक्टर और द क्लोजेस्ट कंपेरेबल, जो भी डायरेक्टर के लेवल का होगा वो बंदा इसके ऊपर दस्तखत करेगा। एंड शैल बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट containing the names and description of the person in charge of the management of the business during the period to which such accounts statement refers, by report by such person on the affairs of the business during that period, and a statement by such person। वही जो हम लॉ में डायरेक्टर सपोर्ट वाली सारी चीज़ें पढ़ते थे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस पढ़ते, सेम सारी की सारी चीज़ें, सिर्फ 2 एसेट लायबिलिटीज नहीं पकड़ा देना, अपने ऊपर थोड़ा सा कमेंट्री भी कर देनी, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें कमीशन को बतानी, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको समझ में आ जाए एसेट क्यों बढ़ रहा है, लायबिलिटी क्यों कम हो रही है, कितनी पॉलिसीज नॉर्मली इशू की गई हैं, कितने क्लेम्स हमने करे, वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पर समझ में आ जाए। इसके बाद भाई आखिरी चीज, जब अकाउंट्स बन गए सारी चीजें, तो उसका ऑडिट भी होगा। सही है, तो हमारे पास ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी, हर इंश्योरेंस ने ऑडिटर को अपॉइंट करना है, और जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो ओपिनियन भी देगा क्या बुक्स एंड अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं, क्या एक्यूरेट है, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। और जो ओपिनियन होगी बच्चों, वो राइटिंग में होगी, वो एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट होगी। और जो कंपनीज एक्ट में ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन है, उससे भी आपको कंप्लाई करना है। ये हमारे पास कुछ अकाउंटिंग और ऑडिट के सेक्शन है। 2-4 नंबर के सवाल कभी आ सकते हैं कि वो आपसे पूछेंगे जो स्टेटमेंट बनाई गई है, बताएं कौन साइन करेगा। सही है, तो कोने कांचे में लिखे हुए तो नॉर्मली लोग बच्चे पढ़ के नहीं जा रहे होते। तो बच्चों देखें, बड़ा गौर से सुने, बड़ा गौर से सुने, एक बिल्कुल ब्लैंक कागज़ के पर्चे पे आ जाए, जो लॉ का स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपके पास एक इंश्योरेंस बिजनेस होता क्या है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है 2 बंदों के बीच में। सही है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसमें पैसों की लेन देन हो रही है। जब पैसों की लेन देन हो रही है तो यहाँ लॉ ने कहा एलिजिबिलिटी, कौन है एलिजिबल, पब्लिक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। सही है, जब पब्लिक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसका मतलब वो पब्लिक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या उनके बिहाफ पे एक बंदा एससीसीपी के पास जाएगा, दरख्वास्त लेके जाएगा बच्चों। सही, एप्लीकेशन लेके जाएगा। वो एप्लीकेशन में क्या आएगा, क्या इंक्लूड होगा, क्या कंटेन होगा, क्या अकम्पनी होगा, लॉ ने उसके बारे में बताया। जब लॉ ने वो सारी चीज़ें आपको बता दी और आपने वो सारी चीज़ें जमा करा दी एससीसीपी के पास, वो बैठ के उसके बेसिस पे आपको या तो रिफ्यूज़ कर देगा या आपको रजिस्टर कर देगा। सही है, जब वो रजिस्टर करेगा तो रजिस्टर करते जब एससीसीपी, तो लॉ ने एससीसीपी को भी गाइड किया है, सही, कमीशन को भी गाइड किया है कि जब तुम्हारे पास एप्लीकेशन है तो तुम्हारे पास ये बाइबल है, तुमने देखना है कि मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तुमने देखना है स्टैट्यूटरी फंड वाली रिक्वायरमेंट मेंटेन हो रही है, तुमने देखना है सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट, तुमने देखना है साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट, तुमने देखना है ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, तुमने देखना है एक्चुअली अपॉइंट हुआ है, एक्चुअली सही है, ये सारी चीज़ें तुमने देखनी है। अगर ये हुई है तुम फौरन से इसको रजिस्टर कर दो। सही, अगर ये नहीं हुई तुम उसको मना कर दो कि मैं आपको रजिस्टर नहीं करा। अच्छा जी, बेहतरीन हो गया ये काम। जब आपने रजिस्टर कर दिया तो आप एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सामने वाले को देंगे। जब आप सामने वाले को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरे प्यारे बच्चों देंगे तो साथ में उसको कहेंगे बेटा आज मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आज तुम्हारा पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कल को अगर
कंप्लाई नहीं हुई तो तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो जाएगा, सही। तो तुम्हारे ऊपर ये जो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं तो सब्जेक्ट टू दिस लाइसेंसिंग, दिस कंडीशंस, ये सारी की सारी कंडीशंस आपने पूरी करनी है। वो कहेगा ठीक है, इसका मतलब मुझे हर साल तक ये जो लाइसेंस भी आपको मिला है ये जिंदगी भर के लिए मिल गया आपको, सही। जो आपको देखिए जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्टर कर लिया ना मैंने आपको, अब तक क़यामत मैंने आपको रजिस्टर कर लिया, सही है। अगर आपने कोई 2 नंबरी करी, आपने इन कंडीशन से नॉन कंप्लाई करी, मैं आपके लाइसेंस को वापस से ख़त्म कर दूंगा। अच्छा जी, ये जब हमने पढ़ा तो इसका मतलब ये हो गया भाई कि मेरे पास अब मैं बिजनेस कर सकता हूँ, इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकता हूँ। अब जब मैं इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बाइफिकेशन आई कि भाई पैसा जो है ना, ये जो साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट है, जो साउंड एंड प्रूडेंट में जो ऊपर लिखा हुआ था साउंड एंड प्रूडेंट, ये है क्या साउंड? फिट एंड प्रॉपर है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, अखलाक के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करने चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड पूरे प्रॉपर होने चाहिए। ये सारा का सारा क्राइटेरिया साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट का। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई सर ये तो इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो कॉन्ट्रैक्ट है कि आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना, आप मुझे इतना पैसा देंगे, सही है। और एक तरफ कंपनी बनाई शेयर होल्डर ने जो कि डिविडेंड का वेट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि लाइफ इंश्योरेंस है तो आपको अपने बिजनेस को 2 फंड्स में बाइफिकेट करना होगा। ये शेयर होल्डर का पैसा है, ये स्ट्रेचरी फंड्स का पैसा है, ये पॉलिसी होल्डर का पैसा है, ये पॉलिसी होल्डर को मैंने पे करनी है। इसमें लेन देन नहीं कर सकता, इसमें चेंज नहीं कर सकता, सही है। हाँ, अगर किसी इसमें मुनाफा हो गया आपको, साल के एंड में आपके 10 कॉन्ट्रैक्ट थे, 10 के 10 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, आपके पास 15 लाख रुपए है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, आपके पास 15 लाख रुपए है, आपको देने जो पड़े वो 12 लाख रुपए देने पड़े, 3 लाख रुपए प्रॉफिट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ये 3 लाख रुपए लेट से आपने कहा कि जी चलो मैं शेल्डर फंड में ट्रांसफर करता हूँ, सही है। कल को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, तो शेल्डर फंड कहता है जी ठीक है, मैं आपके फंड में मजीद अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि पॉलिसी होल्डर को हम पैसा पे कर सके, सही है। इसकी खैर अकाउंटिंग में, लेकिन पर्पस ये है कि ऐसा ना हो कि आपके पास एक इंश्योरेंस के पास अरबों रुपया पड़ा हुआ है और वो ठक ठक करके अरबों रुपए का डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दे और बाद में पता चले कि जी ये तो पैसा शेयर होल्डर का था ही नहीं, शेयर होल्डर तो 100 मिलियन की कंपनी बनाई, 1 अरब रुपए का डिविडेंड लेकर चला गया, पैसा तो पब्लिक का, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ वो कहता है नहीं, देखिए तभी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर फोकस करता है कि यहाँ पे वो कहता है नहीं भाई, आपके पास जो फंड्स बनेंगे वो एक शेयर होल्डर फंड बनेगा, एक स्टैट्यूटरी फंड बनेगा। जब हमारे पास फंड बन गए प्यारे बच्चों, तो यहाँ लॉ में लॉ आपसे कहता है कि जो आपने शेयर होल्डर फंड बनाया, जो स्टैट्यूटरी फंड बनाया है, इस फंड की वैल्यू नॉर्मली आपके एसेट माइनस लायबिलिटी से ज़्यादा ही होनी चाहिए। जो आपके क्वालिफाइंग एसेट्स हैं, जो आपके एडमिसिबल एसेट्स हैं, उसमें से अगर आप लायबिलिटी को माइनस करें तो जो आपके पास पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और आना चाहिए वो पॉजिटिव नंबर 75 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। ये उसने आपके लिए कह दिया शेयर होल्डर फंड के लिए। बाकी स्टैट्यूटरी फंड के लिए उसने कहा कि जी मैं एक परसेंटेज जो कि आपको प्रिस्क्राइब करूंगा। टेक्निकली इसके बाद उसमें भी यही है कि पॉलिसी होल्डर से आपके पास फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी होल्डर से रिलेटेड जो एसेट्स हैं वो 100 रुपये के, पॉलिसी होल्डर को जो देने हैं वो 80 रुपये देने हैं। बहुत अच्छी बात है, सही है। पॉलिसी होल्डर के जो पैसे पड़े हैं, जो हमारे पास जो पैसे पड़े तो जो हमने इन्वेस्ट किए आगे, वो एसेट हमारे पास 80 रुपये का है, पॉलिसी होल्डर को देने 100 रुपये। ये बुरी बात हो गई प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे आप नॉन कंप्लाई कर रहे हो, सही है। तो इस चीज़ को अच्छा अब ये पता, अब साल के एंड में पता चल गया नॉन कंप्लायंस हो रही है, तो यहाँ लॉ कितना तेज है। लॉ कहता है नहीं भाई, मुझे स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज हर क्वार्टर के आखिरी दिन में चाहिए, सही है। और सिग्नेचर वाला चाहिए, डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए, चेयरमैन का सिग्नेचर होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, ताकि मुझे और आपकी कमेंट्री उसके अंदर होनी चाहिए, सही है, ताकि मुझे पता तो चले हर क्वार्टर में कि भाई नंबर्स क्या जा रहे हैं, खत्म तो नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई फ्रॉड हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि पॉलिसी होल्डर को पैसे दे ही ना सके। तो यहाँ रेगुलेटर इन्वॉल्व होगा, तभी सारी रिक्वायरमेंट इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे लिंक्ड है। और जो नंबर्स एंड में बन गए उसके ऊपर एसएसबी कहता है मैं अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहा बेटा, ऑडिट करवा लो। और ऑडिटर इन सारी चीज़ों के ऊपर कि क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, बार बार फोकस इसी के ऊपर है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो ट्रू एंड फेयर भी दे रहे हैं। तो ये मेरा मकसद था प्यारे बच्चों स्मार्ट क्लासेस में चीज़ों को कवर कराने का। ये चीज़ बहुत डिटेल में हमने वैसे ही लेक्चर में कवर कर लिया है, लेकिन स्मार्ट लेक्चर में प्रिसाइसली 100% जो सेक्शन थे, सब सेक्शन थे, सारे आपके साथ मैंने पढ़े, वापस से सारी चीज़ें समझाई, इसलिए ताकि आपका फ़ायदा हो। ये लेक्चर रोज़े में रिकॉर्ड कराया और दुआ है कि जी इसकी बरकत से आपको आपके लिए फ़ायदा हो इंशाल्लाह, और ये पर्चा जो है ना आपका पास हो। थैंक यू सो मच।